Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur, Saran. Let us discuss topic from the subsidiary paper for the BA Part 2 Economics, and topic is planning by direction. In the last class, we discussed about the planning by inducement. Planning by direction is an integral part of socialist society like that of the Soviet Union. इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन होता है, ये अगर सोशलिस्ट सोसाइटी है कहीं पे, समाजवादी समाज है, समाजवाद पे जो समाजवाद की बातें जो इकोनॉमी करती हो, कोई भी कंट्री जिसमें समाजवाद का कंसेप्ट हो, वहाँ पे प्लानिंग बाय डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था की वजह से वहाँ पे प्लानिंग बाय डायरेक्शन ज़्यादा कामयाब रहा। इट इंटेल्स कंप्लीट ऑब्सेंस ऑफ लेजेस फेयर, और जो ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन है ये कहता है कि लेजेस फेयर इकोनॉमी नहीं रहेगा, यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं चलेगा, प्राइवेट कैपिटलिज्म और फॉरेन ट्रेड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होगा। यानी कि लेजर्स फेयर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट मैकेनिज्म पे जो इकोनॉमी निर्भर है वो इसमें नहीं रहेगा। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होगा गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का डायरेक्शन होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे जो समाज के लोगों का, जो समाज के मैक्सिमम ऑप्टिमम लोगों का बेनिफिट दे, वैसे प्लानिंग बनाई जाएगी प्लानिंग बाय डायरेक्शन के थ्रू। देयर इज वन सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी प्लानिंग बाय डायरेक्शन में, विच प्लान्स, जो प्लान बनाएगी, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी प्लान बनाएगी, डायरेक्ट्स करेगी, which plans, directs and orders the execution of the plan in accordance with predetermined target and priorities। यहाँ पे क्लियर है कि एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी, जैसे प्लानिंग कमीशन किसी भी कंट्री का, वो प्लान बनाएंगे किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह क्या क्या करना है, उसकी प्लानिंग्स करेंगे। वो प्लानिंग्स कुछ भी हो सकता है, टाइम का हो सकता है, रिसोर्स का हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स का हो सकता है, या प्रोडक्शन का हो सकता है, कुछ भी। यानी प्लान्स सेंट्रल अथॉरिटी करेगी और उसके साथ डायरेक्ट्स, और सेंट्रल अथॉरिटी ही दिशा देगी, डायरेक्ट करेगी, निर्देश देगी क्या करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड या जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है या सोशल ऑब्जेक्टिव है। एंड ऑर्डर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इन अकॉर्डेंस विथ प्री डिटरमाइंड टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज़। यानी कि कोई भी प्लानिंग बनता है, जैसे कि हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी टारगेट्स और प्रायोरिटीज़ डिसाइड होता है, और उसी टारगेट्स और प्रायोरिटीज़ जो पहले से डिटरमाइन या डिफाइंड होता है, उसी को अचीव करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी प्लान बनाएगी, डायरेक्ट करेगी और ऑर्डर देगी किस तरह प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे जो हमारा प्री डिटरमाइंड टारगेट्स, गोल्स या प्रायोरिटीज़ या ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम पा सकें। और ये चूँकि समाजवाद पे ज़्यादा निर्भर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसीलिए समाज के सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट जो मैक्सिमम सोसाइटी के कम्युनिटी के लोगों को हो, वैसे प्लान बनाया जाता है, उस वैसे ऑब्जेक्टिव रखते हुए। Such planning is comprehensive and encompasses the entire economy। ये बहुत ही comprehensive होता है, जिसे आसानी से हम समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, और ये पूरे इकोनॉमी में लागू किया जाता है, पूरे इकोनॉमी, पूरे देश के इकोनॉमी पे। As Lange has stated, with regard to the socialist sector, the national plan represent a binding directive। यानी कि जो नेशनल प्लान होता है सोशलिस्ट सेक्टर
से संबंधित, वो होता है डायरेक्शन पे निर्भर होता है, डायरेक्टिव होता है, किस तरह करना है। सोशलिस्ट जो सेक्टर है उसको डायरेक्ट किया जाता है, ये काम करना है जिससे सोशल बेनिफिट्स हो, सोशल वेलफेयर हो, ओवरऑल सोशल एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। The targets of the national plan and its financial provision represent orders to be carried out of the various ministries and the enterprises subject to him। यानी कि जो टारगेट होता है देश के, जो नेशनल राष्ट्रीय प्लान होता है, राष्ट्रीय योजना होता है, उसका टारगेट्स ये होता है कि जो फाइनेंशियल प्रोविज़न है, यानी किस स्टेट को किस सेक्टर्स को कितना फाइनेंस देना है, इसका डिसीजन डायरेक्शन ये प्लानिंग अथॉरिटी देगी। और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और इंटरप्राइजेज है, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री में, उसको जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड, रेलवेज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। उनके लिए प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग में प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो फाइनेंशियल प्रोविज़न को डायरेक्ट करेगी, कितना किसको क्या मिलेगा, कैसे खर्च करना है, कैसे उस जो प्लानिंग है उसे हम अचीव करें, ये सब डायरेक्शन के थ्रू होगा। बाइंडिंग डायरेक्टिव क्लियर हो गया यहाँ पे। दे आर ड्यूटी बाउंड टू कैरी आउट द डायरेक्टिव्स ऑफ द प्लान। यानी कि जो भी मिनिस्ट्री है उस या इंटरप्राइजेज है, पब्लिक इंटरप्राइजेज, उसको एक बांध दिया जाता है और एक बंधन में बांध दिया जाता है, ड्यूटी दे दिया जाता है, कर्तव्य, मतलब एक तरह से कर्तव्य होता है उनका कि ये जो का डायरेक्टिव्स मिले हैं उसको कैसे हम अचीव करें, उसके हिसाब से ही सारा काम होगा। एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शंस और एक तरह से सप्लाई, जो भी होगा उसके जो ड्यूटी जो असाइन किया जाएगा सेंट्रल और नेशनल प्लान और प्लानिंग में, उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में काम होना चाहिए, यानी डायरेक्शन देकर वो काम कराया जाता है। द स्टेट होल्ड्स द कमांडिंग पोस्ट्स in its hands by taking over the entire private industrial and agricultural sector and banking and transport। और स्टेट, यानी यहाँ पे स्टेट किसी कंट्री में एक नेशन को भी कहते हैं, कहीं कहीं जैसे हमारा फेडरल कंट्री है, हमारा देश जो है फेडरल या फेडरल नेशन जाना जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं छोटे छोटे, और कहीं कहीं स्टेट को ही कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ स्टेट का मतलब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी या सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो वो स्टेट जो है एक तरह से सारा जो अथॉरिटी है, कंट्रोल है, और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारे प्राइवेट सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, वो सब पे कंट्रोल रखती है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे भी कंट्रोल स्टेट का होता है। विदाउट सच concentration the state would lack the means to carry out the task of the plan। और अगर ये जो कंट्रोल नहीं होता स्टेट का और पावर नहीं होता, तो ये शायद वो जो टास्क है प्लान का वो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन में ये स्टेट को ज़्यादा पावर दिया गया है। Provisions in the plan would be more pious wishes without any guarantee of realization attached to them। मतलब इसमें जो प्रोविज़न होगा इस प्लान में, सेंट्रल प्लान में, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के जो प्लान बनेंगे वो बहुत ही एक तरह से दिखेगा कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेनिफिशियल है, एक तरह से बहुत ही प्योर है, शुभ माना जाएगा, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा। लेकिन एक्चुअल में ये गारंटी नहीं है कि उस प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं, रियलाइज हो पाएगा कि नहीं। यानी रिजल्ट जो भी हो, लेकिन सोच जो होगा, थिंकिंग होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए होगा।
कम्युनिटी वेलफेयर के लिए होगा, देश के वेलफेयर के लिए होगा, ना कि प्राइवेट वेलफेयर के लिए। इसमें कोई जगह नहीं होगा, सब सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात होगी इसमें। इट्स ड्रॉबैक, अब प्लानिंग बाय डायरेक्शन हम समझ गए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है और वहीं प्लान करती है, डायरेक्ट करती है, और उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोविज़न करती है, और अलग अलग मिनिस्ट्री को कौन कौन सा फाइनेंस किस तरह प्रोवाइड करना है, क्या क्या ड्यूटी होगी, कैसे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन में है। प्राइवेट सेक्टर पे भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या स्टेट, उसको उस पर मोनोपोली होता है, डोमिनेंस होता है पावर का, जो वो चाहेगी उस हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर जैसे प्राइवेट इंटरप्राइज हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बैंकिंग हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये सारा चीज़ उनके कंट्रोल में ही होगा। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, हर हर प्लानिंग में कुछ कमियां होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बट प्लानिंग बाय डायरेक्शन हैज़ गॉट सम ड्रॉबैक्स। फर्स्ट, प्लानिंग बाय डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ ए ब्यूरोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन रिजिम। यानी कि जो जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन है, इसमें एक बहुत बड़ी खामी ये है, अफसरशाही का प्रॉब्लम आ जाता है। यानी कि सारा पावर ऑफिसर्स को होता है। ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमी को, प्लान को चलाते हैं, और हो सकता है इससे करप्शन भी बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े। तो ये जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा पावर मिल जाने की वजह से वो क्या होता है, जो मार्केट में जो इकोनॉमी का जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है उसका ऑब्जेक्टिव तो अच्छा होता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देयर इज़ कंप्लीट ऑब्सेंस ऑफ कंज्यूमर्स सोवरेंटी। यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स को ये आज़ादी नहीं होगी, पावर नहीं होगी कि क्या हम कंज्यूम करें, क्या हम डिमांड करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है कि मार्केट में क्या सप्लाई किया जा रहा है। तो कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होगा, जो प्रोड्यूस हो रहा है जैसा भी क्वालिटी हो उसको कंज्यूम करना पड़ता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स का फ्रीडम नहीं मिलता है, लिबर्टी नहीं मिलता है, ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब आते हैं, पीपुल आर नॉट अलाउड टू स्पेंड एंड कंज्यूम अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। यहाँ क्लियर है, पीपुल अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कंज्यूम और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इवन द राइट टू चूज वंस ऑक्यूपेशन डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी है कि हम कौन से प्रोफेशन से जुड़ें, कौन सा फील्ड में जॉब करें, सर्विस करें, ये भी जो चॉइस है लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो इस चीज़ में प्रोडक्शन कर रही है, जिस फील्ड में काम करा रही है, उसी फील्ड में हर व्यक्ति इंसान को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, उस प्रोफेशन से जुड़ना पड़ेगा। बोथ द कंज्यूमर एंड लेबर मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। यानी कि जो कंज्यूमर और लेबर मार्केट है, ये सब डिटरमाइन होगा प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा ही। Rationing and price control are the main props of planning by direction which will lead to corruption and nepotism। यानी कि जो रेशनिंग जो होता है कि यही चीज़ का प्रोडक्शन होगा, यही सप्लाई होगा, और प्राइस कंट्रोल जो सिस्टम है, इसके वजह से एक तरह से कह सकते हैं भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और नेपोटिज्म भी बढ़ेगा, भाई भतीजावाद भी बढ़ जाता है कि हम इसको जो किसी का रिलेटिव होगा उसका काम हो जाएगा और उसको फ्रीडम मिल जाएगा, और जो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा ब्यूरोक्रेट से, ऑफिसर से, तो वो उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा या उसका काम नहीं होगा, रुक जाएगा, वो करप्शन बढ़ जाएगा। देयर इज नो इकोनॉमिक फ्रीडम, इसीलिए कह सकते हैं यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है।
As aptly pointed out by the Hayek, economic planning would involve direction of almost the whole of our life. जैसे कि हायक साहब ने कहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग पूरे इन्वॉल्व है, ये डायरेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट द होल ऑफ आवर लाइफ, माने हमारी ज़िंदगी के हर फील्ड में डायरेक्शन, उस पर प्लानिंग बाय डायरेक्शन से डायरेक्शन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होगा, चाहे हम कंज्यूमर हैं चाहे प्रोड्यूसर हैं. There, there is hardly any aspect of it from our primary need to our relations, which our family and friends, from the nature of our work to the use of our relations. तो यहाँ क्लियर है कि सीधा बात है कि ड्रॉबैक्स में सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जिससे करप्शन बढ़ता है, और करप्शन के अलावा नेपोटिज्म बढ़ता है. उसके अलावा जो कंज्यूमर्स को फ्रीडम नहीं होता है, प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम नहीं होता है, और जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसका जो ऑब्जेक्टिव का मेन जो टारगेट और प्रायोरिटीज जो होगा बेस्ट होगा, लेकिन उसको अचीव करने में ब्यूरोक्रेट की वजह से प्रॉब्लम होगी. दूसरा है प्लानिंग बाय डायरेक्शन का जो ड्रॉबैक्स, वो है इस तरह. प्लानिंग बाय डायरेक्शन इज ऑलवेज अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम इज एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स. जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो एकदम अलग है. डेली डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, साइंटिफिक चेंजेस हो रहे हैं, और लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं. तो उसमें प्लानिंग बाय डायरेक्शन जो सिस्टम है वो अनसेटिस्फैक्टरी हो जाता है, वो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठता है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, प्लानिंग रिक्वायर्स द इंक्रीज इन द आउटपुट. यानी कि हमें अगर कमोडिटी का आउटपुट बढ़ाना है, यानी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें आउटपुट जो है बढ़ाने के लिए हर चीज़ में चेंज लाना होगा. कम्प्लीमेंट्रीज और रिडक्शन इन द आउटपुट ऑफ द सब्सटीट्यूट्स, यानी किसी वस्तु का आउटपुट बढ़ाना है तो किसी दूसरे ऑल कम्प्लीमेंट्रीज और सब्सटीट्यूट गुड्स है उनको रिड्यूस करना होगा उत्पादन में. And when such decisions are to be taken in the case of innumerable commodities, it becomes an extremely difficult task. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. अब तीसरा आते हैं. तीसरा जो प्रॉब्लम है वो इस तरह है. प्लानिंग बाय डायरेक्शन इज ऑलवेज इनफ्लेक्सिबल, यानी जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन है ये इनफ्लेक्सिबल है, इकोनॉमिक नीड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता, जिससे समस्या आती है. क्योंकि हमेशा इकोनॉमी में, समाज में और पूरे वर्ल्ड में डायनेमिक चेंजेज आ रहे हैं, और उस चेंज के अकॉर्डिंग प्लानिंग बाय डायरेक्शन को में चेंजेस लाना होगा, जो इतना इजी नहीं होता है. और इसीलिए इसे कहते हैं इनफ्लेक्सिबल है. It becomes impossible to revise any part of it necessitated by circumstances, for it is an extremely difficult task to alter a part of the plan without altering the whole of it. यानी कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि किसी एक पार्ट को हम बदल सके ज़रूरत के हिसाब, क्योंकि उसमें सारे पार्ट्स को भी बदलना पड़ेगा. प्लानिंग में जो जो पार्ट है, सेगमेंट है, सब में बदलाव लाना पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी चेंज लाना होगा तो, जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन में इजी नहीं है. चौथा प्रॉब्लम है the plan proceed, the fulfillment of the target under planning by direction becomes a difficult task. The more one tries to overcome the difficulties of the planning by direction, the more costly the fulfillment of the target becomes in terms of resources. यानी कि इस प्लान में जो जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए जितना हम कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ता जाता है. तो ये भी एक कॉस्ट का समस्या है, कॉस्ट हाई हो जाता है. Fifthly, planning by direction develops the tendency to procrastinate. It leads to the excessive standardization because it makes procedure process easy. A standardized product is manufactured without any varieties.
Lewis maintained that standardization is frequently an engine of progress. यानी किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहना होगा, तब जाके इकोनॉमी में हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है कि एक तरह से प्रोग्रेस का इंजन कहा जाता है, यानी एक तरह से तरक्की का एक तरह से इंजन है ये स्टैंडर्डाइजेशन। यानी एक मानक स्थापित करना होगा उत्पाद का, प्रोडक्ट के क्वालिटी का, जो इसमें नहीं हो पाता है प्लानिंग बाय डायरेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट होने से ये सब समस्या आते हैं। लास्टली, प्लानिंग बाय डायरेक्शन इज कॉस्टली अफेयर। कॉस्टली है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लानिंग बाय डायरेक्शन एक तरह से सोशलिस्ट पैटर्न पे चलने वाले देश के लिए यूज़ किया जाता है। प्लानिंग बाय डायरेक्शन में जनरली एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और वही प्लान करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको अचीव करने के लिए उसका सारा प्रोसेस होता है इस प्लानिंग में। और इसमें ऑब्जेक्टिव मेन होता है सोशल, ओवरऑल सोशल बेनिफिट्स, क्योंकि ये समाजवाद को मानने वाला अर्थव्यवस्था है, और उस समाजवाद जहाँ होगा वहाँ पे सोशल बेनिफिट की बात होगी। लेकिन इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा उस पर भी स्टेट का कंट्रोल अधिक होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, एग्रीकल्चर में, वो प्राइवेट सेक्टर में है, फिर भी उनको कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती है अपने डायरेक्शन से, कंट्रोल से। और जो फाइनेंशियल प्रोविज़न है वो अलग अलग मिनिस्ट्री को काम और ड्यूटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और इसमें बहुत सारे समस्या है। पहला है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है करप्शन, नेपोटिज्म, फिर कॉस्टली अफेयर है, और स्टैंडर्ड बनाना, मानक बनाना प्रोडक्ट का, ये भी मुश्किल है। और ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि ज़रूरत के इकोनॉमिक नीड के अकॉर्डिंग ये बदल नहीं सकता, इसलिए इसमें ये समस्या है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को आज हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्लानिंग बाय डायरेक्शन और प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट में कंपेरेटिव डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन में क्या निकलेगा, कौन बेहतर है, कौन क्या है, क्या खूबियाँ है किसमें। थैंक यू।